गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीपीएस हंट यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये फीटर ट्रेड थ्योरी का चौथा डे है। कौन सा दिन? चौथा डे। तो जो लड़का पहला दिन ये क्लास कर रहा है या जो मेरा बच्चा पहला दिन देख रहा है वह क्या करेगा, सबसे पहले वो जो 3 क्लास हम ले चुके हैं उसको देखेगा, तो यह क्लास आसानी से उसको समझ में आएगा, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा चैनल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट जो बना हुआ है किसके नाम से है? ITI फीटर थ्योरी के नाम से। ठीक है, ITI फीटर थ्योरी का नाम से जो प्लेलिस्ट बना होगा उसमें देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर करना तो ना भूलें। ठीक है, उससे ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि एकदम मस्त क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आज का क्वेश्चन जितना भी होगा सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको आप लोग जरूर एंजॉय करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा बाबू, ग्रेड ए का वी ब्लॉक का निर्माण किस मटेरियल से किया जाता है? तो वी ब्लॉक पहले क्या होता है इसको जानो। तो वी ब्लॉक ना एक मार्किंग टूल होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल जॉब हो, गोलाकार जॉब हो, उसको सपोर्ट करने के लिए। कब? जब कोई भी उस पर ऑपरेशन किया जाए, जैसे ड्रिलिंग किया जाए, मिलिंग किया जाए, या तो उसका सेंटर फाइंड आउट किया जाए, या उसका कटिंग किया जाए, तो सिलेंड्रिकल जॉब को सहयोग देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जिस टूल्स की आवश्यकता होती है उसे हम वी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जो इस प्रकार से दिखता है। देखो, एक वी शेप का इसमें ग्रुप बना रहता है, ऊपर भी नीचे भी, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। ठीक है, तो इसे हम वी ब्लॉक कहते हैं। तो वी ब्लॉक ना ये 2 टाइप में आता है। ये जो वी ब्लॉक है इसको हम 2 टाइप में बांटते हैं। पहला टाइप हमारा होता है ग्रेड ए, दूसरा होता है ग्रेड बी। तो ग्रेड ए टाइप का जो वी ब्लॉक होता है बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेट रहता है। इसका यूज हम लोग करते हैं टूल रूम में। ठीक है, टूल रूम में। और ग्रेड बी वाला हम वर्कशॉप में यूज करते हैं। ठीक है, वर्कशॉप में। तो टूल रूम में जो यूज करते हैं या जिस मटेरियल का बना होता है उसका नाम होता है हाई क्वालिटी स्टील। ठीक है, हाई क्वालिटी स्टील। और ग्रेड बी वाला जो होता है, जो वर्कशॉप में यूज करते हैं, वो बना होता है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। किससे? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। तो इसमें किसका पूछ रहा है? ग्रेड ए का। तो ग्रेड ए का राइट आंसर तो सी हो जाएगा, और ग्रेड बी का पूछता तो डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ का बना होता है। यहाँ भी आप लोग देख लो कि ग्रेड ए और बी में जो है 2 ग्रेड में पाया जाता है, और इसका एंगल जो होता है ये वी शेप का जो ग्रुप बना हुआ है, इसमें पूछेगा कितना एंगल पे मिलता है, तो यह एंगल होता है आपका 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, बी ग्रेड का जो बना होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का, और ए ग्रेड का हाई क्वालिटी स्टील का बनाया जाता है। ठीक, तो वी ब्लॉक से जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना हम लगभग सिंपल क्वेश्चन बता दिए, बाकी जो है आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छीने का यूज करते हैं? देखो, ये तो कितना बार बता दीजिए, जब सिंपल जॉब या फ्लैट जॉब को काटने के लिए हम फ्लैट हिजल का यूज करते हैं। ठीक है, डायमंड पॉइंट, जहाँ भी कॉर्नर का बात आए तो हम डायमंड पॉइंट हिजल का यूज करते हैं। और कीबे हो या स्लॉट्स हो, कीबे हो या स्लॉट्स हो, ठीक है, इसको काटने के लिए जब भी बात करें तो क्रॉस कट चिजल का आंसर होगा। और हाफ राउंड चिजल का यूज आप लोग जानते हैं वॉल ग्रुप्स के लिए होता है। तो यहाँ पे छेने का क्या बोल रहा है, कुंजी मारेगा ना कीबे को, तो कीबे के लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? तो देखो, हम बताए थे आपको फाइल के स्पेसिफिकेशन में कि फाइल को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, जिसमें एक टाइप था कट के हिसाब से। तो कट के हिसाब से हम बांटे थे सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट, रेस्ट कट। तो उसी में पूछ रहा है कि अगर उसमें एक दांत कटा होगा, एक तरफा दांत कटा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? तो हम जब इसको दांतों के हिसाब से ही बांटे ही, तो एक तरफ दांत कटेगा तो उसे हम सिंगल कट कहेंगे। अगर दोनों तरफ दांत कटा रहता तो उसे डबल कट कहते। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा कोई फाइल है ना, फाइल में एक तरफ का ही दांता कटा हुआ सिंगल कट है, तो इसे हम सिंगल कट फाइल के नाम से जानेंगे। तो राइट आंसर तो आपका मिल गया। अब इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो, ये जो कट है, ठीक है, कितने एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना डिग्री एंगल बनाता है वह बनाता है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना बनाता है? 60 डिग्री। इसके अलावा अगर हम इसको डबल कट बनाते हैं तो क्या करेंगे? एक और ऐसे खाजा बनाना होगा। ठीक है, तो डबल कट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो अगर देखो डबल कट बनाते हैं तो पहला कट जो लगाते हैं इस फाइल पे, इस कट को हम लोग कहते हैं ओवर कट। ठीक है, ओवर कट, इसका एंगल आपका होता है 70 डिग्री। और दूसरा कट अगर इधर से लगाएंगे
इसमें अगर दूसरा कट लगाते हैं तो इस कट को हम लोग कहते हैं अप कट, और इसका एंगल आपका होता है 51 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, जैसा कि आप लोग को हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी दिए, आप लोग देख लो। देखो है ना, ये आपका डबल कट फाइल है ना, डबल कट या सेकेंड कट जिसे हम कहते हैं। इसमें देखो पहला जो मेरा कटा हुआ दांत जिस एंगल पे कटा हुआ है वो है 70 डिग्री, ठीक है, और इस कट को हम लोग कहते हैं ओवर कट, ठीक है। और दूसरा जो हमारा दाता कटा हुआ है, दूसरे तरफ से जो दाता कटा हुआ है, इसे हम कहते हैं अप कट। क्या कहते हैं? अप कट। और कौन सा एंगल पे होता है? 51 डिग्री पे होता है। तो इसके अलावा अब इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और रेस्प कट से क्या पूछ सकता है? रेस्प कट से सॉफ्ट मटेरियल पे जब हमको फाइलिंग करना हो, जैसे रबर हो, प्लास्टिक हो, कोई भी लेदर का चीज़ हो, तो रेस्प कट फाइल का यूज करते हैं। और कर्व लाइक जैसे कर्व मटेरियल पे जो जिसका शेप जो है कर्व शेप में है, उस पर हमको फाइलिंग करने के लिए कर्व कट फाइल का यूज करते हैं, है ना। देखो दिस फाइल्स डीप कटिंग एक्शन एंड यूजफुल फॉर फाइलिंग सॉफ्ट मटेरियल लाइक एल्युमिनियम, टिन, कॉपर, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइल से जितना क्वेश्चन बने उसको हम बता दें कट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लकड़ी और चमड़े के फाइलिंग करने के लिए, अभी बताएं ना, जस्ट अभी बताएं, जब लकड़ी या चमड़े का फाइलिंग करना हो तो उसमें हम रेस्प कट फाइल का यूज करते हैं। तो रेस्प कट फाइल इसी में आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बास्टर अधिक मटेरियल हटाना हो, ठीक है, अधिक ज़्यादा मटेरियल हटाना हो तो हम बास्टर फाइल का यूज़ करते हैं। और सिंगल कट का यूज तो दिखाई दिए सिंगल कट फाइल का किस तरह से, कहाँ पे आपका किस टाइप का दिखता है। देखो यही आपका रेस्प कट है, सॉफ्ट मटेरियल पे जब हमको फाइलिंग करना रहता है तो इस फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बिवेल्ड ऑन द लेंथ वाइज। फाइल क्यों फाइल के कटिंग फेसेस की को लंबाई साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। देखो यह कहना चाह रहा है जो मेरा फाइल होगा ना, तो फाइल सीधा क्यों नहीं बनाते हैं, ऐसे थोड़ा सा बेवल मतलब ये तिरछे शेप में क्यों बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं ताकि यूज करना आसान हो जाओ। कैसे? अगर मान लो कोई भी मेटल पे हम क्या कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, तो मेटल का साइज अगर थोड़ा सा कम भी हो ना तो फाइलिंग करें तो फंसे नहीं, यहाँ पे इस एज से हम फाइलिंग कर सके, और इस साइज का तो हम कर ही सकते। तो मल्टीपल यूज या आसानी के लिए फाइल में आसानी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, जब फ्लैट सतह का फाइलिंग करते हैं तो आसानी से हो जाए, आराम से हो जाए, इसलिए उसका थोड़ा सा शेप जो है बिवेल कर देते हैं। और बिवेल करने से वो थोड़ा कटिंग उटिंग से इधर चोट उट नहीं भी लगता, जो यूज कर रहा है उसको भी चोट नहीं लग जाए, इसीलिए भी इसका यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। इसको याद रखिएगा, बाकी कोई उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए करते हैं। देखो कांस, पीतल, कास्ट आयरन क्या है? एक एल्वा है, सॉफ्ट एल्वा है। तो कांस, पीतल, कास्ट ये सब का जब हमको कटिंग करना रहता है ना, तो इसमें क्या करते हैं, पिच ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये पिच क्या करेंगे, पिच मतलब दो टीथ के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। सॉफ्ट मटेरियल है ना, तो सॉफ्ट मटेरियल आसानी से कट जाता है, तो इसीलिए हम बड़ा पिच लेते हैं। तो इसका 1.80 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर पुस्तक कोई भी पाइप का या हाई कार्बन स्टील का कटिंग करना है तो कम वाला पिच लेते, ये फाइन पिच लेते, ठीक है। और माइल्ड स्टील का रहता तो ये आपका मीडियम पिच, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी पूछे कोर्स पिच का यूज कहाँ पे होता है, तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए, जैसे कांसा, पीतल या कोई भी पतला एल्युमिनियम का ट्यूब हो। और फाइन पिच का यूज हार्ड मटेरियल के लिए। आपको हम लिस्ट भी दे दी, यहाँ पे आप लोग देख लो लिस्ट में, मुलायम धातु, तांबा, पीतल ये सब के लिए कोर्स पिच का यूज करते हैं, ठीक है। इसका पिच होता है 1.8 और दांतों की संख्या अगर पूछे तो 14 दांत पर इंच। और मीडियम पिच का यूज कहाँ पे होता है, 1.4 का होता है। माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का जब हमको कटिंग करना है तो मीडियम पिच के ब्लेड से करते हैं, और इसमें दांतों की संख्या होता है 18 दांत प्रति इंच। और फाइन पिच का यूज करते हैं मीडियम कार्बन स्टील के लिए, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील के लिए फाइन पिच का, जिसमें फाइन पिच 1 माना जाता है, और दांतों की संख्या इसमें 24 दांत प्रति इंच होता है। और जब पूरा बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल हो, हाई कार्बन स्टील का बना हुआ एल्वा स्टील के जो है फाइलिंग करने के लिए वेरी फाइन पिच का यूज़ करते हैं, जिसका कितना होता है 0.8 mm पिच होता है, और दांतों की संख्या 32 दाता प्रति इंच होता है। तो इस तरह से इसके अलावा भी जो क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे भी आप लोग को दिखा दिए, आप लोग आराम से देखो और इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होता है तो क्या होता है? ये कल बहुत अच्छा से बहुत डिटेल में बताएं हैं, इसको ज़्यादा विशेष हमको बताने का यूज नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कटिंग एंगल होगा तो क्या होगा, आप लोगों को मालूम चल गया होगा, बहुत ज़्यादा कटिंग एंगल होने से क्या होता है, इसके अंदर धंस जाएगा, ठीक है, डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा कर देगा, ठीक। तो आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देख लो यहाँ पे फिगर भी लगाया हुआ है, यहाँ से एक्चुअल में कटिंग यहाँ से शुरुआत किया और क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होने के कारण देखो ना गड्ढा करते जा रहा है। एक्चुअल कटिंग हमारा सीधा होना चाहिए लेकिन ये गड्ढा बना दे रहा है, ठीक। तो आपका राइट आंसर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। तो ये जो ड्रिल मशीन है ये कौन सा, पहले पहचानो। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि कौन सा टाइप का ड्रिल मशीन है। तो ड्रिल मशीन ना बहुत टाइप का होता है, जैसे आपका बेंच टाइप होता है, ठीक है, आपका पिलर टाइप ड्रिल मशीन होता है ना, न्यूमेटिक होता है, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन होता है, ठीक है, हैंड ऑपरेटेड या पोर्टेबल ड्रिल मशीन होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत प्रकार के मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन होता है, ठीक है। तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना ये आपका है कौन सा है, बेंच ड्रिल मशीन है। इसका यूज हम बेंच पे रख के करते हैं, इसलिए हम बेंच ड्रिल मशीन कहते हैं। तो जो भी ड्रिल मशीन होता है उसका बहुत सारा पार्ट होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये आपका बीट है, इसी से हमारा कोई भी ड्रिल बीट में छेदा करेगा, होल वर्कपीस में छेद करेगा। और ड्रिल बीट को जो पकड़ के रखा है ये वाला पार्ट है, जिसको पूछ रहा है, ड्रिल बीट को जो पकड़ता है इसको हम बताए हैं कि कहते हैं चक, ठीक है, इसे कहते हैं चक। तो आपको राइट आंसर तो मिल गया ड्रिल चक। आप देखो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ये हैंडल होता है फीड हैंडल, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम फीड हैंडल के नाम से जानते हैं। इसी से हम क्या करते हैं, फीड देते हैं। और जो चलाता है, जो ड्राइव करता है ड्रिल को या ड्रिल मशीन को, यह आपका मोटर है, ठीक है। और जिस पे हमारा वर्क पीस रखा रहता है ये आपका क्या है, ये वाला जो है वर्क टेबल है, ये आपका वर्क टेबल है। और नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये आपका क्या है, बेस है। और जिस चीज़ों पे आपका ये वर्क टेबल खड़ा होता है इसे हम कहते हैं क्या, इसे यहाँ पे कहेंगे स्पिन कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा। यहाँ पे ड्रिल चेक का पूछा है तो इज द राइट आंसर होगा एक्स का मान। फीड हैंडल पूछता है तो आपका ये हो जाता, फीड हैंडल। ड्राइविंग मोटर पूछता है तो आपका ये हो जाता। और डेप्थ गेज यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, लेकिन जब हम फीड देते हैं ना तो डेप्थ गेज से मेजर करते हैं कि कितना यहाँ पे अंदर धंसा। यहाँ पे शायद काला काला कुछ दिख रहा है जिससे हम डेप्थ मेजर करते हैं, ठीक। तो ये आप करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड क्या होता है ना, किसी भी गोलाकार भाग पे अगर हम इस तरह से वो गड्ढा बना देते हैं तो उसे हम थ्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं, थ्रेड के नाम से। तो थ्रेड में दो डाया होता है, देखो अभी बताते हैं कौन कौन डाया। थ्रेड में आपका दो डाया होता है, एक तो देखो ऊपर से, ये ऊपर का जो डाया नापेंगे तो उसे हम कहेंगे मेजर डाया, ठीक है, मतलब बड़का डाया। और देखो इसका जो नीचे वाला गड्ढा और इसका ये वाला गड्ढा कि इसका बीच से डिस्टेंस नापेंगे तो छोटा, सबसे छोटा वाला डाया, इसे माइनर डाया के नाम से जानते हैं, माइनर डाया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि माइनर डाया क्या होगा। तो अगर आपका मेजर डाया दिया रहेगा ना तो माइनर डाया का फॉर्मूला होता है, माइनर डाया अगर आपको निकालना होगा तो मेजर डाया जितना भी रहेगा, मेजर डाया में अगर 2 गुना डेप्थ उसका माइनस कर देंगे। देखो ना ये इधर का डेप्थ इतना हो गया और इधर का ये डेप्थ हो गया, तो दोनों डेप्थ को घटा देंगे ये बड़ा बड़ा डायमीटर में, तो इतना सब पोर्शन का नहीं निकल जाएगा, इस पोर्शन का डायमीटर नहीं निकल जाएगा, तो यही वाला हमारा निकल जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, माइनर डाया बराबर मेजर डाया माइनस 2d। तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यह भी हम बता चुके हैं सभी पार्ट्स का नाम। कल जो पूछा था इस पोर्शन का नाम पूछा था, तो जिसे हम क्या किस चीज़ के नाम बताए थे, एनविल था, ठीक है। आज पूछ रहा है इसका, तो बताए थे हम कि जो सर्कुलर स्केल या थिम्बल स्केल जिस पे कटा रहता है उससे हम क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, थिम्बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो थिम्बल इज द राइट आंसर। इसके बारे में पूछता जिसे हम फ्रेम कहते हैं, है ना, एसी आकार का होता है। थिम्बल तो पूछिए स्लीव का था, तो ये आपका स्लीव हो जिस पे मेन स्केल हमारा रहता है, ये आपका स्लीव हो गया। स्पिंडल लॉक,
स्पिंडल को लॉक करने के लिए यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू बना रहता है, इसे स्पिंडल लॉक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, स्लीव इज द थिम्बल इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसका रीडिंग लेना है हमको, माइक्रोमीटर का रीडिंग लेना है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो जब हम माइक्रोमीटर हम बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जो मेरा फ्रेम रहेगा ना, फ्रेम पे उसका रेंज लिखा रहेगा 50 से 75, 0 से 25। तो यहाँ पे देखो हमको जो रीडिंग लेना है 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर में लेना है, तो 50 से ज़्यादा रीडिंग होगा और 75 से कम होगा। ठीक है, ये हमको पता चल गया, 50 से 75 के बीच होगा। तो इसमें हमको क्या देखना होगा, फार्मूला से, फार्मूला इसका होता है बाबू, रीडिंग का फार्मूला होता है, क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू, जो कि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो, जिसको समझ में ना देख लेना। उसके बाद थिम्बल डिवीजन का वैल्यू गुना इसका लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे हम लोग सभी देखते हैं मेन स्केल का कितना वैल्यू है। तो यहाँ पे जो मेन स्केल है, मेन स्केल पे देखो ऊपर का जो लाइन है सभी 1-1 mm पे है। ठीक है, और नीचे का लाइन जो है 0.55 mm पे है। तो यहाँ पे देखो 10, 11, 12, 13 ये जो लाइन है मेन स्केल डिवीजन 13 mm का है, मेन स्केल डिवीजन। उसके बाद नीचे का भी एक पॉइंट खुला हुआ है, एक लाइन देखो ना दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सब डिवीजन। तो सब डिवीजन एक हो गया, और एक सब डिवीजन का वैल्यू होता है 0.5 mm। तो कुल मिलाकर के इसका वैल्यू होगा 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm। अब मेरा आ गया थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन डेटम लाइन, ये जो हमारा लाइन है इसे हम डेटम लाइन कहते हैं। डेटम लाइन के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है, तो एरो को देखो, यहाँ तो आपका 10 हो गया, 10 के बाद आएगा 11, 12, 13 पे मैच कर रहा है। कहाँ पे, 13 पे मैच कर रहा है। तो आपका थिम्बल डिवीजन जो हो गया ये आपका 13 हो गया। तब फार्मूला लगा दो, मेन स्केल डिवीजन 13, सब डिवीजन 0.5 और थिम्बल डिवीजन आपका 15 गुना लिस्ट काउंट 0.01 होता है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01। तो जोड़ो 13.5 प्लस 0.15 यानी कि इधर कितना हो गया, 10, सॉरी 13 है ना, ये 13 है, थिम्बल डिवीजन 13 है, तो यहाँ 13 से गुना होगा तो 13, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 13.5 प्लस 0.13, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 13.63 mm आ जाएगा। ठीक, तो 13.63 mm इसका रीडिंग आ गया, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 50 जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो 50 mm जो है इससे ज़्यादा डायमीटर का लेगा ना, 50 से 75 के बीच का रीडिंग होगा। तो जो मिनिमम इसका है वैल्यू, ये तो अपने आप जोड़ना पड़ेगा हमको। तो 50 में अगर 13.63 जोड़ेंगे तो आएगा इसका वैल्यू 63.63। तो ए इज़ द आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। तो इसको 1-2 बार देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। थ्योरी क्लास में आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तब समझ में आएगा, यहाँ पे बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यह है क्या, इसका नाम पहले आप लोग बताइए। ये है इसका नाम, ये जो है टूल्स, इसे कहते हैं वर्नियर हाइट गेज। इसे हम वर्नियर हाइट गेज के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मार्किंग टूल्स जैसे जेनी कैलिपर होता है, तो उसका साधारणतः जो है रफ मार्किंग, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी में नहीं मार्किंग करता है। अगर पूरा हाई शुद्धता के साथ हमको मार्किंग करना है तो वहाँ पे हम वर्नियर हाइट गेज का ही यूज करते हैं। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। ठीक है, यहाँ पे इसका पार्ट्स का नाम पूछ रहा है, तो नीचे का जो पार्ट्स होता है इसे हम बेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये आपका जिसमें मेन स्केल अंकित है उसे हम बीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका हो गया, इसे हम अस्क्राइबर कह सकते हैं, या तो हम इसे कह सकते हैं मार्किंग जॉब। ठीक है, और ये जो है ये आपका वर्नियर स्केल यहाँ पे देखिए, वर्नियर स्केल है, और यहाँ फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है, और ये आपके पास लॉकिंग स्क्रू है। तो यहाँ पे एक्स जो किया है ना, एक्स इसी पे मेंशन किया, जिसका आपका तो राइट आंसर हो गया फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, मतलब डी इज द राइट आंसर हो गया। और आपको हम रियल इमेज दिखा देते हैं जिसमें आप लोग को और क्लियर होगा। देखो नीचे का भाग को हम बेस कहते हैं, और ये आपका ये बीम है जो वर्टिकल चीज़ है, और बीम पे जो स्केल रहता है उसे हम मेन स्केल कहते हैं। ठीक है,
ये आपका मेजरिंग जो हो गया, जिसे हम अस्क्राइबर के नाम से या ऑफसेट अस्क्राइबर के नाम से जानते हैं, और इसको लॉक करने वाला यहाँ पे स्क्रू है जिससे क्लैंपिंग स्क्रू करते हैं। और ये जो हमारा वर्नियर स्केल, यहाँ पे वर्नियर स्केल है जो कि स्लाइड करता है मेन स्केल के ऊपर, और इसको जब हमको थोड़ा थोड़ा मूव करना है तो इसके साथ हमारा अटैच रहता है जिसे हम फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड कहते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ से देख लो कि क्या क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है बाबू, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस। तो हम जब हम वाइस का टाइप बता रहे थे तो हम 4 टाइप का बताए थे, मिनिमम बताए थे। बेंच वाइस होता है ना, मशीन वाइस होता है, आपका मशीन टूल वाइस होता है, टूल मेकर्स वाइस होता है। ठीक है, और क्विक रिलीज बेंच वाइस के भी बारे में बताए थे, क्विक रिलीज बेंच वाइस, पाइप वाइस, ये सब पिन वाइस, ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये सब वाइस में कौन सा वाइस आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है एक लीवर टाइप का संरचना, ध्यान से देखोगे तो अगर ये लीवर नहीं रहता ना तो डायरेक्ट आंसर हम लोग आँख मूंद के मारते बेंच वाइस। लेकिन बेंच वाइस में अगर हम लीवर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है इसका जो स्पिंडल है या इसका जो मूवेबल जो है उसको आसानी से खोल सकते हैं। तो इस प्रकार के वाइस को हम क्विक रिलीज बेंच वाइस कहते हैं। तो डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हैंड वाइस का भी हम बता दिए थे जिसको हम हाथ में पकड़ कर यूज कर सकते हैं। बेंच पे रख करके अगर यहाँ पे लीवर को हटा देंगे तो हमारा बेंच वाइस ये कहलाएगा। ठीक है, टूल मेकर्स वाइस जिससे हम टूल्स बनाते हैं, टूल्स बनाते समय जिस वाइस का यूज करते हैं उसे टूल्स मेकर वाइस कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाइस हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। तो ये सब तो आपको बताने का जरूरत है नहीं, फिर भी हम बताते हैं, क्वेश्चन आ गया। तो ये चौड़ा सा भाग जिस पे दांता कटा हुआ उसको हम बताए थे फेस बताए थे ना, और ये जो है आपका किनारा है, इस किनारा को हम कहते हैं एज। ठीक है, इस किनारा को हम कहते हैं एज, और लास्ट वाला पॉइंट को हम टिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, टिप या पॉइंट। और ये आपका हैंडल है ना, जो लकड़ी का बना होता है। जहाँ पे दांत कटा हुआ नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हील, इसे हम हील के नाम से जानते हैं। और ये जो फाइल के अंदर भाग होता है उसे हम टैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है ना एज पे देखो, ध्यान से आप लोग देखो, यह जो एज है, एज पे आपका दांता नहीं कटा हुआ, टीथ नहीं कटा हुआ। तो जिस अगर एज पे दांत नहीं कटा रहता है तो एज के साथ साथ हम कुछ और लगा देते हैं, सेफ एज फाइल, सेफ एज है या इस पे दांत नहीं कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेफ एज। अगर एज और सेफ एज दोनों रहता तो हम सेफ एज मारते, क्योंकि यहाँ पे इस पे दांत नहीं कटा हुआ, तो डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक, इसके अलावा भी कोई भी पार्ट्स का नाम पूछे तो आप लोग के तो मुंह पे आद हो गया होगा, रटा गया होगा, आराम से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशंस। इसका आंसर तो आप लोग गलत नहीं करिएगा। ये क्या है, ये आपका है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर से हम दो ही काम करते हैं, एक हम क्या करते हैं राइट एंगल चेक करते हैं, ठीक है, और दूसरा हम करते हैं किसी भी चीज़ का फ्लैटनेस चेक करते हैं। तो मार्किंग राइट एंगल तो हम चेक करेंगे तो इसका एज का होता है, तो एज पे यहाँ पे है नहीं, तो राइट एंगल नहीं चेक कर रहा है, और स्क्वायरनेस भी नहीं चेक कर रहा है। स्क्वायरनेस यहीं पे चेक होगा ना, इस एज का स्क्वायरनेस मतलब 90 डिग्री को ही स्क्वायर दूसरा शब्द में लिख रहा है। सेटिंग वर्क एट राइट एंगल, यह भी नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है, इसका जो सरफेस है ना, सरफेस के फ्लैटनेस को चेक कर रहा है, यह फ्लैट है कि नहीं, यह हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, चेकिंग फ्लैटनेस। दो ही काम है, फ्लैटनेस और राइट एंगल। तो फ्लैटनेस आपका बी में, तो बी इज द राइट आंसर होगा। ऐसे भी फिगर से आप लोगों को दिख रहा होगा कि राइट एंगल नहीं चेक कर रहा है या सरफेस का समतलता चेक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कौन से मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो यह भी आपको हम बताए थे कि जब रफ वर्किंग के लिए हम हम वाइट वाश या चौक का यूज करते हैं, इसी को हम चौक करते हैं। पर्शियन ब्लू का यूज करते हैं जहाँ पे हमको क्लियर लाइन चाहिए, क्लियर लाइन जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम पर्शियन ब्लू का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कॉपर सल्फेट का यूज भी हम मशीनिंग किया हुआ सतह पे करते हैं, लेकिन यह क्या होता है, थोड़ा सा ये होता है जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। और सेल्यूलोज लिकर का जब डिफरेंट कलर में मार्किंग करना रहता है तो सेल्यूलोज लिकर का यूज करते हैं। कुल मिलाकर ये तीनों मशीनिंग किया हुआ सतह पे यानी फिनिश सतह पे करते हैं, लेकिन व्हाइट वाश का यूज रफ जॉब पे करते हैं। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रफ जॉब के लिए पूछ रहा है तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पन डिवाइडर पॉइंट। डिवाइडर का अगर जो पॉइंट है, कोई भी वर्क हम जॉब पे काम करें, ठीक है,
डिवाइडर से काम ले रहे हैं, तो डिवाइडर से जब सर्कल बनाते बनाते इसका जो नीब होगा, नीब अगर शार्प ब्लंट हो जाएगा, तो ब्लंट होगा तो उसको शार्प करने के लिए किस टूल का यूज़ करते हैं? तो ब्लंट होने के बाद जिस टूल का यूज़ करते हैं उसको शार्प करने के लिए उसे हम ऑयल स्टूल के नाम से जानते हैं। जैसे पहले अगर नाई के पास जाते हैं ना, उसके पास जो अस्तूरा रहता था वो कैंची नहीं रहता था, उसके पास एक अस्तूरा रहता था जिससे जिससे सभी का बाल कटता था। तो वो अस्तूरा जो होता था उसको क्या करता था, किसी भी काला काला चीज़ में वो क्या करता था, उसको पजाने के लिए यूज़ करता था। उसी चीज़ को हम कहते हैं ऑयल स्टोन। ठीक है, तो यह ऑयल स्टोन वही चीज़ है जिससे हम डिवाइडर को भी तेज करते हैं। और फाइल तो ये रेती हो गया, और ग्राइंडर हो गया जिसका यूज हम ये किसी भी चीज़ को के मेटल को काटना है, कटिंग करना है, चीज़ल को पजाना है जिसका। और स्क्रैपर होता है ये मशीन की अवस्था में अगर मान लीजिए थोड़ा सा हाई स्पॉट आ गया है, खुदरा हो गया है, तो खुदरे चीज़ को फिर से फ्लैट बनाने के लिए, पूरा और फिनिश करने के लिए, समतल बनाने के लिए हम स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑयल स्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर? यह भी क्वेश्चन आपका पिछले जो है क्लास में आ चुका है। तो बेवल प्रोटेक्टर का क्या होता है? प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का हिंदी होता है चांद। ठीक है, चांदा। तो चांदा का काम क्या है? इस तरह का जो दिखता है आपका चांदा, चांदा का काम क्या है? एंगल नापना है ना, एंगल नापना। ठीक है, तो चांदा का काम एंगल नापना है। तो चेक द लेंथ, बिल्कुल नहीं। काटखंड को सेट करना, बिल्कुल नहीं। मेजरिंग द एंगल, सी में है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, डेप्थ मेजर करने के लिए तो वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए स्केल का यूज करते हैं, और एंगल मेजर करने के लिए हम ये बेवल प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये कौन सा फाइल है? तो ये कौन सा फाइल है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखो ये 4 फाइल जो हमारा था वो स्पेशल फाइल में हम आपको 4-5 फाइल बताए थे। रिफलर फाइल, टिंकर्स फाइल्स, वेरेट फाइल, क्रॉसिंग फाइल। तो हम बताए थे टिंकर्स फाइल का यूज़ हम करते हैं क्या चीज़ में? ऑटोमोबाइल में। तो आपको टिंकर्स फाइल का फिगर भी दिखाए थे, तो वही टिंकर्स फाइल है जिसका यूज़ हम ऑटोमोबाइल में करते हैं। बेरेट फाइल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? बेरेट फाइल का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ट्रेंगुलर फाइल का यूज़ नहीं कर पाते हैं, मतलब शार्प कॉर्नर हो, जहाँ पे ट्रेंगुलर फाइल का यूज़ नहीं कर पाते हैं, बेरेट फाइल। क्रॉसिंग फाइल जहाँ पे हम हाफ राउंड फाइल का यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हाफ राउंड फाइल का यूज जहाँ पे नहीं कर पाएंगे उसे हम क्रॉसिंग फाइल कहते हैं। क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम होता है फिश फाइल, इसे हम फिश फाइल भी कहते हैं। ठीक, तो चारों से रिलेटेड। और रिफलर फाइल, डाई सिंकिंग में हम रिफलर फाइल का यूज करते हैं। इस तरह से चारों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जॉब? तो सिलेंड्रिकल जॉब जैसे आया तो सीधे आंख मूंद के हमको देना है आंसर। सिलेंड्रिकल जॉब हो या होलो हो, उसे हम पाइप वाइस का ही यूज करते हैं, जिसका शेप क्या होता है? पकड़ने वाला जो जॉब होता है वी शेप में होता है। यहाँ पे कोई भी सर्कुलर रोड रहेगा उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं वी शेप में के चीज़ों से। वी शेप की चीज़ों को सपोर्ट देने के लिए वी ब्लॉक पड़े थे ना, और उसको पकड़ना होल्ड करना है तो हम पाइप वाइस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बेंच वाइस का यूज, जो बेंच पे काम करना रहता है तो बेंच वाइस का यूज, हाथ से पकड़कर किसी भी चीज़ पे काम करना रहता है तो हैंड वाइस, और पिन को पकड़ने के लिए पिन वाइस। यहाँ पूछ रहा है आपका खोखली गोलाकार, तो गोलाकार या बेलनाकार भाग के लिए हम पाइप वाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच क्या होना चाहिए? देखो कंड्यूट या पतली बोले ना तो जहाँ पे पतली मतलब छोटे छोटे चीज़ों को काटने के लिए पाइप वगैरह होता है, जो पतला ट्यूब होता है उस पर कटिंग करना होता है, तो उसमें हमको पिच कम रखना होता है। तो उसमें पिच जो रखते हैं ना 0.8 mm का रखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वेरी फाइन पिच, वेरी फाइन पिच वाला जो होगा या। ठीक है, तो पतली ट्यूब को काटने के लिए वेरी फाइन पिच यानी 0.8 mm वाला पिच राइट आंसर होगा। अगर पूछता सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए तो होता कोर्स पिच जो कि 1.8 mm हो जाता है। अगर पूछता माइल्ड स्टील वगैरह पे हमको कटिंग करना है तो आपका हो जाता मीडियम पिच। ठीक है, अगर बोलता मीडियम कार्बन स्टील पे हमको कटिंग करना है तो आपका फाइन पिच, और ये आपका हार्ड मेटल हो या पाइप वगैरह हो उसके लिए वेरी फाइन पिच यानी 0.18 mm वाला पिच का यूज होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लास का है, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स? देखो बाबू, जो हेक्सा होता है ना,
हेक्सा का यूज होता है किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, ठीक है। तो हेक्सा बहुत प्रकार का होता है। अगर हाथ से यूज करते हैं तो उसे हम हैंड हेक्सा के नाम से जानते हैं। अगर वही हेक्सा का को मोटर चला रहा है, मोटर ड्राइव कर रहा है, उसे हम पावर हेक्सा कहते हैं। अगर कोई भी सर्कुलर, उसका जो हेक्सा ब्लेड है वो सर्कुलर रहेगा तो उसे हम सर्कुलर सो कहेंगे, ठीक है। अगर उसका हेक्सा ब्लेड सिर्फ हॉरिजॉन्टली रखा हुआ जॉब को काट सकता है तो उसे हॉरिजॉन्टल बेंड सो कहते हैं। अगर सभी प्रकार के स्थिति में रखा हुआ जॉब को काट सकता है तो उसे हम काउंटर बेंड सो कहते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कंट्यूर बेंड सो, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल, किसी भी प्रकार का हो, ट्रेंगुलर प्रोफाइल हो, सर्कुलर प्रोफाइल हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, कोई भी स्थिति में ये काट सकता है तो उसे हम कंटूर बेंड सो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबका हम फिगर देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपका कंटूर बेंड जो होता है सो होता है, इस प्रकार के दिखता है। यहाँ पे ना कोई भी शेप का अगर हम चीज़ों को काटना है, या मान लो इस शेप का कोई भी आकृति में कटिंग करना है, इस शेप का कोई भी आकृति में कटिंग करना है, इस शेप का कोई भी आकृति में कटिंग करना है, तो यहाँ का जो ये मेरा हेक्सा ब्लेड लगा रहता है उसको हम गाइड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम गाइड करेंगे, यहाँ पे गाइडर लगा रहता है, जैसे जैसे हम इसको गाइड करेंगे वैसे वैसे इसका क्या करेगा, कटिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो, यह भी क्या है हमारा कंड्यूट पावर सॉ है, और ये आपका जो है ये पावर सॉ है, ठीक है, इसे कहते हैं पावर सॉ। इसमें देखो ना पीछे मोटर लगा हुआ है जो कि ये क्या हेक्सा ब्लेड को ड्राइव कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा वर्कपीस कोई भी रखा हुआ है और ये भाइस में पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ, ठीक। तो ये पावर सॉ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा ये देख लो, ये हॉरिजॉन्टली कटिंग कर रहा है, किसी भी वर्कपीस पे हॉरिजॉन्टल दिशा में कटिंग कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल सॉ कहेंगे। और यहाँ पे देखो सर्कुलर सॉ, यहाँ पे जो सॉ है ना, देखो ना ये गोल है, गोलाकार है, ये गोलाकार भाग है, इसलिए हम सर्कुलर सॉ कहते हैं। जनरली यहाँ इस चीज़ का यूज अगर घर में आप लोग देखे होंगे छड़ काटने के लिए इस प्रकार का ग्राइंडर को लाते हैं, या तो कोई भी लकड़ी वगैरह जहाँ पे कटिंग होता है तो इसी प्रकार के फाइल का यूज होता है, पावर हेक्सा का यूज होता है। तो आज के क्लास में आप लोग ज़रूर कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ सीखे हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स टू ऑल।